गुड मॉर्निंग। हमने इम्यूनिटी पार्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया था और हम बात चर्चा कर चुके थे कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी दो प्रकार की होती हैं, एक इनेट और एक एक्वायर्ड। इनेट का मतलब है जो कि हमें जन्मजात प्राप्त होती है और इसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दूसरा जो था वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हमने पढ़ी थी कि दो तरह की होती है। एक नेचुरल, जिसमें हमें हमारा शरीर स्वयं उस रोग के संपर्क में आता है और हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं नेचुरल। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जिसमें हमारा शरीर स्वयं तो उस रोग के संपर्क में नहीं आता, बल्कि हम उसे रोग के संपर्क में लाते हैं, तो उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरल भी दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब ये होता है कि हम संपर्क में तो नेचुरली आते हैं, परंतु हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी क्रिएट करता है, या हम उसे कहते हैं उसके प्रति जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, उसे हम एक्टिव कहते हैं। दूसरा होता है पैसिव संपर्क, जो कि हमें माता या माता के दूध के साथ मिलती है। इसके अंदर हमारे शरीर को कुछ भी नहीं करना पड़ता, नेचुरल तरीके से मिलती है, और दूसरा इसमें शरीर को कुछ नहीं करना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं उसे एक्वायर्ड नेचुरल पैसिव। दूसरा है आर्टिफिशियल, जिसके अंदर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे शरीर को रोगजनक के प्रति संपर्क में लाया जाता है। ये भी दो पार्ट है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वो पार्ट है जिसके अंदर आर्टिफिशियली संपर्क में लाया जाता है, फिर और उसके प्रति हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है। जैसे वैक्सीन जब हमारे शरीर में लगाई जाती है किसी भी रोग के प्रति, तो हमारा शरीर उसके प्रति एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जिससे कि भविष्य में कभी भी वो बीमारी के जो रोगजनक हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो बीमारी नहीं हो पाती। तो ये कहलाता है एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल और एक्टिव। और दूसरा होता है पैसिव। इसके अंदर रोगजनक जो है उसके प्रति एंटीबॉडीज़ हमारा शरीर नहीं बनाता, बल्कि उसको हम पहले किसी और जीव के अंदर उत्पन्न करते हैं और फिर उसे हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपके टिटनेस है, उसको घोड़े के अंदर किया जाता है, पहले एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है और फिर उन एंटीबॉडीज़ को हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में उस टिटनेस के प्रति इम्यून उत्पन्न हो जाए। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था, चर्चा की थी कि इम्यूनिटी की जो है वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। इसका मतलब होता है फिजिकली जो पहले ही रोगजनक को हमारे शरीर के संपर्क में लाने से रोकता है। जैसे सबसे पहले उसमें है स्किन। हमारे शरीर के को चारों तरफ से ढका हुआ है स्किन ने, और स्किन जो है वो किसी भी बैक्टीरियासाइडल, फंगिसाइड, इनको हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देती, इसलिए पहला फैक्टर है स्किन। सेकंड है सीलिया। अगर आप देखते हैं तो नेजल ओपनिंग में हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको किसी भी बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं। तीसरा है कफिंग एंड स्नीजिंग। बाई चांस अंदर भी चले जाते हैं नेजल ओपनिंग या माउथ ओपनिंग से, तो हमारे जो दोनों सिस्टम हैं वो फिजिकली मीन्स से या तो खांस के या छींक के द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। ये तो फिजिकल मीन्स है। दूसरा है बायोकेमिकल मीन्स। जैसे हमने स्किन की बात की थी, स्किन उसको रोकता है, ये सही है, लेकिन अगर बाई चांस कुछ हो भी जाता है तो स्किन के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर से जो स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, उसमें बहुत सारा सोल्ट होता है, जो कि बहुत अच्छा बैक्टीरियोसाइडल है। इसी तरह अगर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या नेजल सिस्टम से अंदर भी चले जाता है, तो नेजल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो सीक्रेशंस हैं, जैसे हम बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो आप लोगों को मालूम है कि आमाशय में ऑक्सीनाइटिक सेल से एसियल सीक्रेट होता है, जो कि बहुत ही एसिडिक होता है और बहुत सारे बैक्टीरिया और जो हैं वो उसके अंदर जीवित नहीं रह पाते। इसी तरह लाइसोजाइम भी है। ज़्यादातर हमारे जो सीक्रेशंस है जो आउटसाइड निकलते हैं, मीन्स टीयर्स है और स्वेट है, इन सब के अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि लाइसोजाइम का मतलब है ऐसा एंजाइम जो कि लाइटी को किस पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं उनको ख़त्म करने में हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह इंटरफेरॉन एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सारी सेल्स सीक्रेट करती हैं,
बहुत छोटे अमाउंट में, परंतु वो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस के लिए सफिशेंट होते हैं ख़त्म करने के लिए। चौथा जो फैक्टर है वो सेलुलर फैक्टर है। सेल्स जो हैं वो भी फाइगोसाइटोसिस के थ्रू इनको, जो अगर बैक्टीरिया और वायरस अंदर भी चले जाते हैं तो उनको फैगोसाइटोसिस मीन्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेल्स का जो एंगल्फमेंट है या खाना है वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा होता है। तो इसको सेल्स फैगोसाइटोसिस प्रोसेस की तरह उस बैक्टीरिया और वायरस को अपने अंदर लेके लाइसोजाइम एंजाइम जो हैं उनके इफेक्टिव होने से उसे ख़त्म कर देती हैं। ये दो तरह की होती है, माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस वो सारी जो WBC में होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, ये माइक्रोफेजेस की तरह काम करती हैं। जबकि जो मैक्रोफेजेस है उसका निर्माण तो बोन मैरो में होता है और ब्लड के अंदर उसको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, और ये मोनोसाइट्स ब्लड में 24 आवर्स तक रहती हैं और उसके बाद वो जाके टिश्यू के अंदर कलेक्ट हो जाती हैं। रेस्पेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ परमानेंट होती हैं, जैसे कि अगर हम लीवर की बात करते हैं, कॉपर सेल्स जो हैं वो परमानेंट मैक्रोफेजेस हैं और कुछ टेम्परेरी रहती हैं। अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो इम्यूनिटी भी इंडिविजुअल फैक्टर है, मीन्स पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी डिफरेंस होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा भी कभी वायरल इन्फेक्शन हुआ तो बीमार पड़ गए, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कुछ रेशियल फैक्टर्स भी करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो अमेरिका के अंदर हम बात करते हैं तो जो भी अमेरिकन सिटीजन है, वाइट सिटीजन्स हैं, वो इसके टीबी के प्रति कम सेंसिटिव है इन कंपैरिजन टू वहाँ के जो अफ्रीकन के जो लोग हैं उनके। मीन्स अफ्रीकन जो निग्रो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव है ट्यूबरक्लोसिस बजाय कि US अमेरिकन से। इसी तरह स्पेसीज स्पेसिफिक भी होता है इम्यूनिटी। मीन्स एक स्पेसीज में तो वही वायरस बीमारी फैला देता है, लेकिन दूसरे स्पेसीज पे उसका कोई भी असर नहीं होता। इसको हम स्पेसीज स्पेसिफिक कहते हैं। जैसे अगर हम करें तो ह्यूमन में जो कोल्ड है जिन वायरस से होता है, लेकिन हमारे ही पेट यानी अगर हम कुत्तों की बात करें तो वो हमारे से कुत्तों में नहीं जाता है क्योंकि वो स्पेसीज स्पेसिफिक है। अब अगर इन सब की बात करने के बाद हमारे पास आती है कि हमारे यहाँ दो तरह की जो एक्वायर्ड आर्टिफिशियल है वो दो तरह की है। एक तो है ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी जो है वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है? जो भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा शरीर उस एंटीजन के प्रति बी लिम्फोसाइट्स को एक्साइट या प्रो करता है कि वो प्लाज्मा सेल्स बनाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ये प्लाज्मा सेल जो हैं वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। अभी आप सब लोग जानते ही हैं कि हम ये क्लास हमें इस तरह से इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि कोरोना एपिडेमिक पीरियड चल रहा है। इसका मतलब हम सब लोग कोरोना से बहुत भलीभांति परिचित हैं, और हम लोग जब टीवी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि लिखा होता है कि दिल्ली में प्लाज्मा रिप्लेसमेंट या प्लाज्मा जो है टेक्निक है या प्लाज्मा जो है उससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो हमारे क्वेश्चन आता है, एक्चुअली में हमने कहा था कि हम आर्टिफिशियली भी दो तरह से कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव का मतलब कि हम स्वयं तो एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे शरीर में एंटीजन एंटर करेगा और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाएगा तो वो टाइम लेगा। अगर हमें ऑलरेडी उस एंटीजन के प्रति बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल जाए तो हम तो हमारी शरीर भी बना रहा है प्लस हमें एक्स्ट्रा मिल भी रही है, तो हम उस रोग के प्रति बहुत अच्छे इम्यून हो जाएंगे और वो इम्यूनिटी हमारे बहुत काम आएगी। तो इसी कंसेप्ट को लेके जो प्लाज्मा सेल्स है वो दिल्ली और अपने यहाँ पे भी कई जगह काम ले रहे हैं कंसेप्ट कि
जो पर्सन इस रोग से एक बार गुजर चुके हैं और उनके अंदर प्लाज्मा सेल्स बनी हुई हैं इस रोग के प्रति अगेंस्ट में, उसकी प्लाज्मा लेके और जो इस रोग से गुजर रहा है उसमें हम एंटर करवा देते हैं, जिससे कि उसकी इम्यून सिस्टम डबल हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए और वो इस रोग से मुक्त होने में कम समय ले और उसके जो समय भी कम हो और उसका जो तीव्रता है वो भी कम हो जाए। इसलिए हम उसमें प्लाज्मा रिप्लेसमेंट थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अंदर जो एंटीजन जब एंटर करता है तो वो सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स को उत्पन्न करते हैं और ये जो सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट है उस एंटीजन को ख़त्म करने में हेल्प करती है। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे मालूम चला कि ये जो है वो सेल मेडिएटेड है या एंटीबॉडीज़ मेडिएटेड इम्यूनिटी है। इसको सबसे पहले गिनी पिग पे एक्सपेरिमेंट किया गया और एक गिनी पिग जिसको कि डिप्थेरिया हो चुका था उससे प्लाज्मा लेके दूसरे गिनी पिग में डाला, एंटर करवाया गया, इम्यून करवाया गया उसे। और उसके बाद फिर हमने जब डिप्थेरिया के रोगजनक उसमें पैथोजेंस उसमें डाले तो देखा कि बजाय कि वो इम्यून होने के उसमें डिप्थेरिया के लक्षण दिखाई दिए। परंतु इसी एक्सपेरिमेंट को जब कंटिन्यूएशन किया और साथ में कुछ सेल्स भी, प्लाज्मा के साथ कुछ सेल्स भी डाली गई, तो उस गिनी पिग के अंदर डिप्थेरिया के अगेंस्ट में इम्यून हो गया। और जब हमने उसमें डिप्थेरिया के रोगजनक डिप्थेरिया बेसिलस डाला तो उसके अंदर डिप्थेरिया के लक्षण दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब वो जो डिप्थेरिया जो है उसके अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है। और हम ह्यूमरल इम्यूनिटीज़ को, एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होते हैं वो हमारे ह्यूमरल या बॉडी फ्लूइड के अंदर होते हैं, जैसे ब्लड और लिम्फ। अब इसके नेक्स्ट हम इम्यूनिटी का सेकंड चैप्टर लेंगे जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।